सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th हिंदी का अक्षतीज जो हमारा काव्य खंड चला हुआ है, उसी की नेक्स्ट जो पोइट हैं नागार्जुन। इससे पहले हमने प्रकृति प्रधान कविताएं पढ़ी, 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित और निराला का जीवन परिचय पढ़ा। आशा है वो सब आपको समझ में आ गया होगा और दोनों कविताओं का सरलार्थ, दोनों कविताओं की सह प्रसंग व्याख्या भी आपको समझ में आ गई होगी। उसी कड़ी में आज हम 5/6/2020 को दिनांक ये एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और नागार्जुन की कविता। नागार्जुन की कविताएं वात्सल्य रस से परिपूर्ण होती हैं। छोटे बच्चों के प्रति लगाव वात्सल्य रस को हमने अच्छे परिपूर्ण तरीके से पढ़ा है जब व्याकरण के हम टॉपिक कर रहे थे कि इसका स्थायी भाव प्रेम है। यहाँ पर उनकी एक कविता का नाम है दंतुरित मुस्कान। एक उनकी पहले सिलेबस में, पुराने सिलेबस में कविता आती थी जिसका शीर्षक था गुलाबी चूड़ियाँ। छोटी बच्चे के प्रति प्रेम दिखाया गया था और यहाँ पर भी छोटे बच्चे के प्रति ही प्रेम दिखाया गया है। थोड़ा सा नागार्जुन के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। आरंभ की शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में श्रीलंका गए और वहाँ बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए, यानी हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का भी उन पर प्रभाव रहा। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने एक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये रचनाओं का मीन यहाँ पर पढ़ने से है कि जब बड़े होकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम परीक्षाएं देंगे तो वहाँ अक्सर जो हिंदी से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं वो रचनाओं पर आधारित आते हैं और यदि आपने कम से कम उनके नामों का भी पता होता है तो वहाँ ऑप्शन को देखते ही हमें पता लग जाता है कि ये रचना किस कवि की है, किस लेखक की है। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास, अन्य विधाओं में भी लेखन किया, जिनका संपूर्ण कवित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया, जिनके प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश भारत भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा की कविता के लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी प्रदान किया गया। यहाँ पर उनकी एक रचना है जिसको हम पढ़ेंगे, दंतुरित मुस्कान। इसमें क्या बताया कि छोटे बच्चे की मुस्कान को दिखाया गया जब उसके मुंह में छोटे छोटे दांत होते हैं और हमारी तरफ वो हंसता है तो हम किस प्रकार उसकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। चाहे हमारा उससे कोई रिलेशन हो चाहे ना हो, हम उसको गोद में उठाने के लिए लालायित हो जाते हैं या उससे प्रेम करते हैं, उसे चूमते हैं और हमारा जो कहने का मतलब कोई नहीं, यहाँ तक कह दिया कि पत्थर हृदय भी पिघल जाते हैं। और बच्चे भविष्य है देश का और उन बच्चों के कारण ही हम अपनी थकान सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये दिखाई गई है कविता में दंतुरित मुस्कान, छोटे छोटे दांतों से युक्त हंसी। कविता प्रारंभ होती है, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान, कि तुम दांतों से युक्त जब हल्की सी मुस्कान हंसते हो। बच्चे को संबोधित करके कवि कह रहा है, मृतक में भी डाल देगी जान। तो ऐसा आभास होता है जैसे मरे हुए व्यक्ति में भी जान आ जाए, प्राणों का संचार हो जाए, चाहे कि कोई कितना भी बीमार, बुजुर्ग, बूढ़ा क्यों न हो, उसकी ऐसी छवि को देखकर अपने आप को प्रसन्नचित्त मुद्रा में पाता है। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, कि धूल में सने हुआ तुम्हारा ये शरीर। जब बच्चा चलना सीखता है, उसके मुंह में दांत आने स्टार्ट होते हैं, घुटनों के बल सरकना स्टार्ट होता है तो उसका शरीर धूल से सन जाता है। थोड़ा सा ये
प्राचीन समय के बारे में बताया गया है। धूल मिट्टी में बच्चे खेलना पसंद करते थे, या आंगन या गलियां कच्ची होती थी। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, ऐसा मुझे आभास होता है जैसे क्या हो गए हों कि तालाब को छोड़कर कमल मेरी झोपड़ी में खिल गए हो। यानी दुनिया के सारे सुख महलों कोठियों को छोड़कर जैसे मेरे घर में आ गए हो। कवि ऐसा कह रहा है, जब आप मेरे घर में आए तो मुझे ऐसा आभास होता है जैसे सारे सुखों का आभास हो गया। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, जब मैं आपको स्पर्श करता हूँ तो यानी आपको छूता हूँ, आपको गोद में उठाता हूँ, तो जैसे मेरे अंदर प्राणों का संचार हो जाता हो। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, तो ऐसा आभास होता है चाहे कोई कितना भी कठोर हृदय व्यक्ति क्यों न हो, एक बच्चा उसके प्रति ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है तो भी क्या बन जाता है, उसके प्रेम में इतना आकृष्ट हो जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े शेफालिका के फूल, ऐसा आभास होता है जैसे उसको छू जाए तो जैसे कांटों वाले पेड़ से भी फूलों की वर्षा होनी स्टार्ट हो जाती। बांस था कि बबूल, पता ही नहीं लगता कि वो बांस का पेड़ है बबूल का पेड़ है, क्योंकि उससे तो फूलों की वर्षा होती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको करते जाएंगे। साथ के साथ आप इसकी सह प्रसंग व्याख्या लिखें और इसके जो प्रश्न बनते हैं कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान से कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न बनेगा। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, ये प्रश्न बनेगा। और यहाँ पर जो दो पंक्तियाँ हैं इसमें बताया गया। तीसरा है, बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य में किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया गया है और भाव स्पष्ट करना है। दोनों पंक्तियों की प्रसंग रचना के आधार पर व्यक्ति में कल प्रश्न कर लेना। आज के लिए ये जो अभ्यास के प्रश्न है 4 ये कंप्लीट करने हैं आपने, और ये सह प्रसंग व्याख्या इस आप कविता की। आशा है आप सबको ये समझ में आ रही होगी कविता का भाव अर्थ में क्या लिखना है कि छोटे बच्चों के प्रति कैसा प्रेम व्यक्त किया गया है कवि के द्वारा। और दूसरी चीज़ है वात्सल्य रस से परिपूर्ण ये कविता है, और वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव प्रेम होता है, और प्रेम भी छोटे बच्चों के प्रति होता है। आशा है बड़ी सरल सी शब्दावली में ये कविता है आपको समझ में आ गई होंगी। इसको सुंदर अपने नोटबुक में लिख लें, सह प्रसंग व्याख्या और ये प्रश्न। धन्यवाद आज के लिए।